डियर स्टूडेंट्स, आपका 6th सेमेस्टर हिस्ट्री लेसन 6 फर्स्ट वीडियो है आज पेरिस शांति समझौते। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद एक पेरिस शांति समझौते की नींव रखी जाती है। पेरिस में होता है इसलिए इसको पेरिस शांति समझौता बोला जाता है। विश्व युद्ध समाप्ति के बाद ये होता है, प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति के बाद। सबकी नज़र इस पर थी। जितना कठिन काम विश्व युद्ध को जितना था तो वैसा ही काम भविष्य में शांति स्थापना का भी था। भविष्य में शांति स्थापना कैसे हो, सब लोग कैसे ठीक ठाक से रहें। एक तरफ भीषण जनसंहार हुआ था, संसाधनों का अपार विनाश हुआ था, तो दूसरी तरफ प्रतिशोध की भावना भी थी, बदले की भावना थी। उस सब को मैनेज करना था, उस सब चीज़ों को व्यवस्थित करना था। ऐसी परिस्थिति इससे पहले कभी पैदा नहीं हुई थी। महत्वपूर्ण तथ्य है कि बात शांति स्थापना की कही जा रही थी, परंतु हारे हुए राष्ट्रों के प्रतिनिधियों को इस सम्मेलन में आमंत्रित ही नहीं किया गया। हारे हुए राष्ट्र के प्रतिनिधि आमंत्रित ही नहीं किए गए। उनके बिना जो है समझौते उनके देशों के ऊपर ही थोपे जाने थे और उन लोगों का उसमें भागीदारी नहीं थी। ये बहुत ही गलत एक तरीका था। पेरिस शांति सम्मेलन के नाम से प्रसिद्ध यह है। शांति वास्तव में जो विजयी हुए थे उन राष्ट्रों का सम्मेलन था। युद्ध जीतने के बाद सन 1919 में विजयी राष्ट्रों ने पेरिस में एक सम्मेलन आयोजित किया जो इतिहास में पेरिस शांति सम्मेलन के नाम से प्रसिद्ध है। ये 1919 में हुआ था। इसके उद्देश्य और उपलब्धियां फिर हम आलोचना भी करेंगे, क्या ये ठीक था गलत था। इसके उद्देश्य और उपलब्धियों की जो विवेचना है वो हम कर लेते हैं। तो सम्मेलन के उद्देश्य, सम्मेलन के पहला बिंदु है सम्मेलन के उद्देश्य। पराजित राज्यों के साथ स्थायी समझौते करने थे। पराजित राज्यों के साथ स्थायी समझौते, स्थायी विश्व में शांति हो, स्थायी शांति स्थापित हो, ऐसे उपायों पर विचार करना। राष्ट्रीयता के सिद्धांत पर जो नए राज्य बने हैं उन नए राज्यों की सीमाओं का निर्धारण करना। विजित राष्ट्र जो विजित हुए हैं, जो जीते हैं, विजित राष्ट्रों को हर्जाना देना या क्षतिपूर्ति उनकी करना। युद्ध में काफ़ी नुकसान हुआ उनका, तो उनकी क्षतिपूर्ति कैसे हो ये भी इसमें तय होना था। दूसरा जो बिंदु है वह है आपका शांति सम्मेलन के लिए पेरिस का ही चुनाव क्यों किया जाता है। शांति सम्मेलन के लिए पेरिस का चुनाव। शांति सम्मेलन के लिए पेरिस का चुनाव करने के पीछे कई कारण थे। जैसे कि पेरिस शहर का महत्व युद्ध के दौरान बहुत अधिक रहा था। उदाहरण के लिए जर्मनी से युद्ध विराम संधि की वार्ताएं पेरिस में हुई थी। जो वार्ताएं थी ज़्यादातर वो पेरिस में हुई। जर्मनी के साथ पहले जो वार्ताएं चल रही थी विराम संधि की, तो इस स्थान का महत्व ज़्यादा हो गया था। युद्ध परिषद के प्रमुख कार्यालय भी यहीं पर थे। पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया जो नए जो राज्य बने थे उनकी जो निर्वासित सरकारें थी वो भी पेरिस में ही निवास कर रही थी। लेकिन इन सब से ऊपर एक अन्य कारण था। जर्मनी को हराने में फ्रांस का योगदान सबसे अधिक था। तो विजयी राष्ट्र का
जो योगदान था उसको महत्व देने के लिए भी इस स्थान को चुना गया। इसलिए सम्मेलन स्थल फ्रांस की राजधानी पेरिस को बनाया गया। इतिहासकार मानते हैं कि शांति वार्ताओं के लिए चुनाव ठीक नहीं था, यह स्थान ठीक नहीं था, बल्कि ये भारी एक भूल थी। बदले की भावना से इस सम्मेलन का आयोजन यहाँ किया गया था, जिसने भविष्य में जो है युद्ध के बीज बोए। लैंग सैम के मतानुसार पेरिस की जनता बदले की भावना से पागल थी और इस समय जो कूटनीतिक थे उन कूटनीतिकों की राजनीति को लकवा मार गया था, किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये तीसरा बिंदु था। तीसरा बिंदु है सम्मेलन में सहभागी। सम्मेलन में सहभागी विजयी देशों का सम्मेलन था, ये तो हम समझ गए। रूस सहित पराजित देशों जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, तुर्की को आमंत्रित नहीं किया गया, अभी हम पढ़ के आए हैं। तो 27 देशों के कितने लोग आए? 27 देशों से 70 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन के अतिरिक्त, अमेरिकी राष्ट्रपति थे विल्सन, उसके अतिरिक्त 11 देशों के पीएम प्रधानमंत्री आए। 12 देशों से फॉरेन मिनिस्टर आए, विदेश मंत्री आए, और गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। लेकिन कार्रवाई जो थी, मुख्य जो कार्रवाई थी, वो 4 लोगों के हाथ में थी प्रमुख रूप से। 4 प्रमुख राजनेताओं के हाथ में थी। ये थे विल्सन अमेरिका से, ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज, फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लीमेंसू और इटली के प्रधानमंत्री आर्लेंडो। इन लोगों ने ही सारा कुछ निर्णय ज़्यादातर लेने थे। हालांकि इटली का जो प्रधानमंत्री है वो बीच में ही सम्मेलन छोड़कर चला जाता है, क्योंकि उसको प्रदेश नहीं मिले। जो वो प्रदेश आता था वो प्रदेश नहीं मिले, उसके हित पूरे नहीं हो रहे थे, इसलिए उन्होंने सम्मेलन को बीच में ही छोड़ दिया। जिनका आश्वासन इंग्लैंड और फ्रांस ने लंदन की संधि से उसे दिया था, वो उस प्रदेश उनको नहीं मिले। शेष 3 राजनेताओं के व्यक्तित्व और दृष्टिकोण में भिन्नता थी। विल्सन आदर्शवादी था, वह मानता था कि स्थायी अगर शांति अगर विश्व में स्थापित करनी है तो उसके लिए लोकतंत्र व राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत जरूरी है। उनको मानना जरूरी है। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत से समझे आप कुछ? राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का मतलब है वहाँ के लोगों की जो मेजॉरिटी है वो निर्णय ले कि उनको किस साइड जाना है, किस विचारधारा को मानना है, किस में शामिल होना है। दूसरा, विल्सन जो है राष्ट्र संघ की स्थापना करना चाहता था, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसी उद्देश्यों के लिए उन्होंने अपने 14 सूत्रीय कार्यक्रम भी रखा। इस कार्यक्रम पर उन्होंने बल दिया, इसको भी हम पढ़ेंगे। लेकिन जो मित्र राष्ट्र थे फ्रांस और इंग्लैंड, मित्र राष्ट्रों ने इसको पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। सम्मेलन में सर्वाधिक चतुर जो कूटनीतिज्ञ थे वो थे लॉयड जॉर्ज। उनके 3 उद्देश्य थे। पहला, ब्रिटेन के साथ जर्मन नौ सैनिक प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना। नौ सैनिक प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना मतलब उनकी शक्ति को, जर्मन जो शक्ति है उसको समाप्त करना। फ्रांस को शक्तिशाली न बनने देना, फ्रांस को ज़्यादा शक्तिशाली न बनने देना। तीसरा, लूट के माल में ज़्यादा हिस्सा जो है किसको मिले? ब्रिटेन को। ये उसके उद्देश्य थे।
और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में इंग्लैंड या लॉयड जॉर्ज जो काफ़ी हद तक सफल रहा। फ्रांसीसी प्रधानमंत्री क्लेमेंसो, जो फ्रांस का बूढ़ा शेर जिसको बोलते थे, उसके मन में बदले की भावना ज़्यादा थी जर्मनी के प्रति। जर्मनी को इतना कुचल देना चाहता था कि यह कभी भी फ्रांस के लिए खतरा न बने। वह विल्सन के आदर्शवादी सिद्धांतों से घृणा करता था। उसने 14 जो सूत्री कार्यक्रम थे उसकी खिल्ली उड़ाते हुए क्या कहा था, ईश्वर ने 10 आदेश काफ़ी समझे परंतु विल्सन को 14 की आवश्यकता पड़ी। ईश्वर ने 10 आदेश काफ़ी समझे लेकिन विल्सन को 14 की जरूरत पड़ी, मतलब जरूरत ही नहीं थी। सम्मेलन की मुख्य समस्याएं, सम्मेलन की मुख्य समस्याएं, पहली समस्या तो यही थी कि स्थायी शांति स्थापित करनी थी। पारस्परिक जो विवाद हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद हैं, उन विवादों के समाधान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी बनाना था। यही शांति स्थापित भी कर सकता था। स्थापना करें ताकि भविष्य में युद्ध की संभावना न बने या संभावनाओं से दूर रखा जा सके। दूसरा काम क्या था, राष्ट्रीयता के आधार पर जो नए राज्य बने, नए राष्ट्रों को संगठित करना था। नए राष्ट्रों को संगठित करना था। उदाहरण के लिए पोल जाति के क्षेत्रों को मिलाकर, पोल जाति के क्षेत्रों को मिलाकर पोलैंड बनाया गया था, निर्माण करना था। उल्लेखनीय है कि पोलैंड जर्मनी, ऑस्ट्रिया और रूस में बटा हुआ था। पोलैंड, ऑस्ट्रिया, रूस और जर्मनी में बटा हुआ था। इस तरह की समस्या चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लोवाकिया, लैटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया जैसे राष्ट्रों की भी थी। तीसरा, युद्ध काल में मित्र राष्ट्रों के बीच में गुप्त संधियां हुई थी। गुप्त संधियों का पालन करने की व्यवस्था करनी थी। सबसे बड़ी जो इन संधियों को पालन करने में थी वो थी विल्सन का आदर्शवाद और 14 सूत्रीय कार्यक्रम, क्योंकि उसमें आत्मनिर्णय की बात की गई थी। अगर आत्मनिर्णय का अधिकार देंगे तो फिर ये कब्जा कैसे कर पाएंगे, तो ये एक बड़ी समस्या थी। चौथी समस्या थी जर्मनी को शक्तिहीन बनाए रखना। जर्मनी को शक्तिहीन बनाकर रखना ताकि वह दोबारा कभी भी किसी भी यूरोपीय, खासकर फ्रांस के लिए हानिकारक न, उसके खतरा ना बन सके। सामरिक शक्ति को हमेशा के लिए कम रखने के लिए, उसकी शक्ति घटी रहे, इसके लिए उपाय खोजना। विजयी जो राष्ट्र थे उनको क्षतिपूर्ति दिलवाना, हर्जाना दिलवाना, एक काम ये करना था। और छठा काम है जर्मन जो उपनिवेश थे, जर्मन ने जो उपनिवेश थे कब्जा रखे थे, उनके बारे में निर्णय लेना था कि वो कौन लेगा, उनका क्या होगा, किसके नियंत्रण में उनको रखा जाए। पांचवा बिंदु है फिर आपका पेरिस शांति संधियां। काफी वाद विवाद हुआ इस सम्मेलन में। छानबीन के बाद, काफी छानबीन, वाद विवाद, डिस्कशन के बाद 5 अलग अलग संधियों के प्रारूप तैयार किए जाते हैं। ये सभी संधियां पेरिस शांति संधियों के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार थी। मुख्य जो संधि थी वर्साय की संधि, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वर्साय की संधि 1919 में, फिर सेंट जर्मन की संधि
न्यूइली की संधि, ट्राइनान की संधि और सेवर्स की संधि। ये तीनों 1919 में होती हैं और ये दो 1920 में होती हैं। इसके बाद जो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे वो वर्साय की संधि हमारा टॉपिक होगा। तो वर्साय की संधि को हम डिटेल में पढ़ेंगे। दो तरह से क्वेश्चन इस पार्ट से आ सकता है। पेरिस शांति समझौते का विवेचन कीजिए या फिर वर्साय की संधि का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो दोनों तरह से आपको तैयार रहना चाहिए। उद्देश्य और उपलब्धियाँ। सम्मेलन के उद्देश्य हमने पढ़े। शांति सम्मेलन पेरिस का ही चुनाव क्यों हुआ, ठीक था गलत था ये चुनाव स्थान का। सम्मेलन में कौन कौन भागी हुए थे, कौन कौन से देश सहभागी थे। सम्मेलन की मुख्य समस्याएं पढ़ी हमने। और उसके बाद फिर हम पांचवा बिंदु है पेरिस में जो शांति संधियाँ हुई, 5 संधियाँ होती हैं, और उसमें फिर हम अगली वीडियो में मुख्य रूप से वर्साय की संधि के बारे में पढ़ेंगे।